नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना के नए वेरिएंट की। कोरोना ने एक बार फिर अपना स्वरूप बदल लिया है और इस खतरनाक वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। ओमिक्रॉन कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है और इस पर केंद्र से लेकर सरकार तक अलर्ट हो गई है। आवश्यक सूचना, कोरोना ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है। कोरोना के बदले रूप को और भी खतरनाक माना जा रहा है। पिछले 2 बार की तरह इस बार भी सतर्कता ही हमें कोरोना से बचा सकता है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक बार फिर आप सभी से अपील करता है कि सतर्कता का साथ न छोड़ें। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तय नियमों का पालन करें और वैक्सीन का डोज लेकर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा कवच प्रदान करें। और देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बड़ी बैठक करेंगे जिसमें सभी जिलों के डीएम के साथ ये बैठक होगी। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगल पांडे सभी डीएम से जुड़ेंगे। कल सीएम ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी, तो आज स्वास्थ्य मंत्री एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी जिलों के डीएम के साथ ये बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से जुड़ेंगे। और कल आपको बता दें कि कल सीएम ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी और ओमिक्रॉन कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। आज स्वास्थ्य मंत्री सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे और कल सीएम नीतीश कुमार ने भी स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि कोरोना के नए वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन है उससे कैसे निपटा जाए और जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे दुरुस्त किया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट का पता चलने के बाद बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान को लेकर सख्ती और भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। मीटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद बिहार में कोरोना की जांच के लिए अब सख्ती बढ़ेगी। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है और इस बैठक में कई तरह के फैसले भी लिए जाएंगे। दरअसल जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में पता चला है उसके बाद से ही बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में चला गया है। जिले के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल अफसरों को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं कि नए वेरिएंट को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी है। यदि कोविड रूटीन टेस्ट के दौरान कहीं भी किसी भी जिले में कोई विशेष जानकारी या सूचना मिलती है तो इसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की ओर से अन्य देशों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिलों को हिदायती पत्र भी भेजा गया है। मुख्यालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में जितने भी RT-PCR लैब हैं वे लगातार अधिक से अधिक कोविड टेस्ट करते रहें और जांच में कमी नहीं आए, इसको लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए। हालांकि इसमें सुखद बात यह और अच्छा संजोग ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं उसके अनुसार बिहार में 281 यात्रियों की जो सूची सौंपी गई है उसकी जांच के बाद यह पता चला है कि बिहार में कोई भी जो विदेश से आया शख्स है उसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया है। देखना होगा, आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होती है और इस बैठक के बाद किस तरह का फैसला लिया जाता है और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों को दिए जाते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है और नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन में क्या क्या है इसे भी जान लेते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक करके जो नई गाइडलाइन है उसके जो अहम नियम है वो बता रहे हैं। 12 देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने तक यात्रियों को इंतजार करना होगा और उसके बाद ही आप सफर कर सकते हैं। नेगेटिव आने पर भी 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में
यात्रियों को रहना होगा। 8वें दिन फिर करानी होगी कोरोना की जांच और उस जांच रिपोर्ट में अगर आप नेगेटिव आते हैं तभी आपको दूसरे जगह पर आने जाने की सुविधा मिलेगी। इधर सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है। सीतामढ़ी में एक 10वीं क्लास के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र राहुल कुमार मेहसौल ओपी क्षेत्र के लक्ष्मी नगर का रहने वाला था। तो सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 10वीं के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों को खबर मिली कि उनका लड़का घायल है, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बेटे को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेहसौल ओपी क्षेत्र में लगातार ऐसी वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लड़का 4 बजे के करीब में निकला और 6:30 बजे के करीब में फ़ोन आया कि ऐसे राहुल के साथ ऐसे घटना हो गया है। तो हम कहाँ है? तो सदर अस्पताल में है। तो हम लोग जो है यहाँ दौड़ के आए, देखे कि यहाँ स्थिति देख कर के हम लोग जो है एकदम हो गए बेचैन। तो यहाँ से कहा कि ऐसे जाइए वरुण कुमार के यहाँ ले जाइए। तो हम लोग लेकर के गए वरुण कुमार के यहाँ। वरुण कुमार के यहाँ जाने के बाद जैसे वहाँ जो है मृत घोषित कर दिया। हम फिर रिटर्न हो गए सदर अस्पताल। और अब बात करते हैं बिहार विधानमंडल के शीत सत्र की। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर बिहार विधानमंडल परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर बिहार विधानमंडल परिसर में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर रणनीति भी बनाई है। जहरीली शराब से मौत के अलावा शराब की जांच के नाम पर वैवाहिक समारोह में पुलिस की जांच समेत कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बिहार विधानसभा परिसर में सत्र की तैयारियों को लेकर जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। अगले 5 दिनों तक यह सत्र चलेगा। इस वक्त हम बिहार विधानसभा में मौजूद हैं और देखिए तस्वीर में किस कदर सुरक्षा व्यवस्था जो है वह दिख रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात दिख रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से पिछले दिनों ब्रीफिंग भी की गई थी, जिसमें डीएम और एसएसपी ने अपने लेवल पर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे अपने सबॉर्डिनेट्स को। जहां तक सत्र की बात है तो विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी तैयार की है और शराबबंदी का मुद्दा जो है वह छाया रहेगा। जहरीली शराब से जो मौत हुई है उसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा जो शादी समारोह है उसमें दुल्हन के कमरे में बगैर महिला पुलिसकर्मी के जो पुलिस जांच कर रही है उसको भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा। साथ ही आज कई तरह के विधायी कार्य भी संपन्न होंगे और तस्वीरों में देखिए ठीक हमारे सामने ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का जो कैंप है वो दिख रहा है, जहां पर तमाम तरह के मजिस्ट्रेट और दूसरे अफसर बैठते हैं। ठीक इसके बगल में यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों का कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है और इसमें सभी तरह के जो पुलिसकर्मी हैं वो बैठेंगे। सुरक्षा के लिहाज से इनकी तैनाती की गई है और यहाँ पर तस्वीरों में दिख भी रही होंगी जो महिला पुलिसकर्मी हैं। और ठीक उसके बगल में यहाँ पर प्रेस दीर्घा जो है उसके लिए भी कैंप बनाया गया है, जहाँ पर तमाम तरह के जो मीडिया कर्मी हैं वो बैठेंगे। तो आज कुल मिलाकर जो यहाँ पर सदन की कार्यवाही चलेगी उसमें द्वितीय अनुपूरक बजट 2021-22 बिहार तकनीकी सेवा अध्यादेश 2021 के पटल पर रखा जाएगा इसको, और साथ ही अन्य जो जरूरी सियासी कार्य हैं उसको सदन से मंजूरी लेने की सरकार ने तैयारी कर रखी है। और आखिर में विधायक मुसाफिर पासवान जिनकी मृत्यु पिछले दिनों हो गई थी उनके निधन पर शोक प्रस्ताव विधानमंडल में रखा जाएगा। आज ही बिहार विधानमंडल जो एनडीए है उसके बिहार विधानमंडल दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे राजद विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जबकि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी आज शाम जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं अजीत शर्मा उनके आवास पर आहूत की गई है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है और देखना होगा सफल संचालन के लिए जो रणनीति तैयार की गई है अगले 5 दिनों तक सदन की कार्यवाही किस तरीके से चलती है।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से, जहां कोलकाता के आभूषण व्यवसायी से 20 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। गरखा के अख्तियारपुर के पास इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की वर्दी में लुटेरे थे और जांच के नाम पर अपराधियों ने व्यवसायियों को रोका। तो छपरा से एक बड़ी खबर, जहां पर कोलकाता के आभूषण व्यवसायी से 20 लाख की लूट की गई। गरखा के अख्तियारपुर के पास इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और सबसे बड़ी बात है कि लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे। जांच के नाम पर अपराधियों ने व्यवसायी को रोका और चकमा देकर कैश की रकम लेकर अपराधी फरार हो चुके हैं। मौके पर एसपी पहुंच चुके हैं और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और छपरा से हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, ये कलकत्ता के व्यवसायी है जो थोक व्यवसायी है और यहाँ जो छोटे दुकानदार है उनसे धंधा करते हैं। और कल ये यहाँ पे कैश कलेक्शन के लिए आए थे। लगभग 20 लाख रुपए, दीपन दास नाम बताया जा रहा है जो कोलकाता के व्यवसायी है उनका, और 20 लाख रुपया कलेक्शन करके और एक अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तो रास्ते में पुलिस ने चेकिंग लगाया था। जैसा कि इनका कहना है कि लगभग 5 के संख्या में पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने कहा, और उसमें 2 लोग वर्दी में थे, 3 लोग सादे लिबास में थे। और कहीं ना कहीं ये लोग डर गए कि भाई पुलिस वाहन जांच के नाम पर रुकती है, तो इन लोगों ने कोऑपरेट किया। जो भी बातें थी बताई, कैश के बारे में पूछा गया, फिर उन लोगों ने कैश को सीज कर लिया। इनके मोबाइल को भी पुलिस ने ले लिया और बाद में इन्हें पता चला कि इनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हो गया है। पैसे लेकर के, जब मोबाइल और गाड़ी की चाबी लेकर के वो लोग जांच के नाम पर साइड में गए, उस धीरे से वो लोग निकल गए वहां से। ये लोग बैठे रहे, काफी देर इंतजार किए। जब पुलिस का कोई अधिकारी नहीं आया वहां पे, तब इन्हें लगा कि इनके साथ कोई घटना हुई है। फिर वहां से किसी तरह इन लोगों ने थाने को सूचना दी और पुलिस वहां पहुंच करके मामले की छानबीन। तो पूरी तरह से सुनियोजित साजिश के तहत इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग 20 लाख रुपए की लूट हुई है और कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल देखा जा सकता है कि पुलिस के वर्दी में जो छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे है उस सड़क पर खड़े थे अपराधी वहां पे। और इस गाड़ी को ही टारगेट कैसे किया गया, हमने एसपी से बात की। एसपी का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि गाड़ी पहले से चिन्हित कर रही थी, तो इसका मतलब एक बड़ा साजिश इसमें हो सकता है। चूंकि आभूषण व्यवसायी छपरा से चले थे, मुजफ्फरपुर जाना था, वहां से वो लोग ट्रेन पकड़ के या किसी अन्य माध्यम से कोलकाता जाते। तो कहीं ना कहीं पहले से अपराधियों को ये पता था कि किस गाड़ी में जा रहे, उसी गाड़ी को रोका गया, उसी गाड़ी को टारगेट किया गया जांच के नाम पर। चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो छपरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोलकाता के एक व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 20 लाख की लूट हुई और फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। और अब बात बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण की। पंचायत चुनाव के 9वें चरण में आरा के गढ़ानी प्रखंड के 8 और कोइलवर की 17 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान के लिए गढ़ानी में 122 बूथ बनाए गए हैं। वहीं कोइलवर की अगर बात करें तो कोइलवर में 237 बूथों पर वोटिंग जारी है। गढ़ानी के बगवा पंचायत के 108 नंबर बूथ पर ठंड बढ़ने के बावजूद मतदान के लिए महिलाओं और पुरुषों की लंबी लाइन लगी है। देखिए संवाददाता हिमांशु प्रवीण की इस रिपोर्ट को। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 9वें चरण में आज गढ़नी के 8 पंचायतों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कोइलवर में भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दोनों प्रखंड में जो मतदाता है वो आज अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गढ़नी के बगवा के पास, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे 108, 109, 110 यानी कुल 3 बूथ हैं, जहां मतदाता ठंड में भी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लंबी कतार लगाकर खड़े हैं और अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। और इसके साथ ही देखिए मतदाता, महिला मतदाताएं भी जो हैं वो सबसे पहले बूथों की ओर ही पहुंच रही हैं ताकि अपने मत का प्रयोग करने के बाद ही कोई दूसरा काम कर सके। ठंड बढ़ गई है लेकिन फिर भी मतदाताओं का जो जज्बा है, जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। पंचायत की सरकार चुननी है आज उन्हें और कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करना है। हम अभी हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी पंचायत की सरकार चाहते हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, कैसी पंचायत की सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? भविष्य में जो काम बढ़िया करे, जो बाकी काम रह गया है, जो सरकार के तरफ से हो रहा है वो होना चाहिए। इसी के लिए हम पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच नहीं पाती है। नहीं, आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। हाँ, पूरा नहीं हो पाता है तो समय से होगा। पढ़े लिखे उम्मीदवार भी चाहते होंगे। बिल्कुल,
जिसके पास सोच नहीं हो उसको हम क्यों देंगे? जिसके पास सोच नहीं है उसको हम क्यों देंगे? आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए साफ सुथरी सरकार होनी चाहिए, पंचायत की? एकदम जो काम करे उसकी सरकार होनी चाहिए। सरकार की तो बहुत योजना है जो यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनसे धरातल पर काम नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि एकदम साफ सुथरा और शिक्षित उम्मीदवार हो। तो निश्चित तौर पर नया समय है, मतदाता भी काफ़ी जागरूक हैं, महिला मतदाताएं भी हमारे साथ कुछ हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी पंचायत की सरकार वो चाहते हैं। आप आई हैं ना, सुबह सवेरे से लगी हैं वोट देने के लिए, आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? आपके जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए? इससे शांति में पूर्वक हो जाए, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। आपके जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए जिनको आप चुनेंगे? कैसे होने चाहिए? पढ़े लिखे कैसे होने चाहिए? नहीं, शिक्षित चाहिए। शिक्षित चाहिए। हाँ, तो साफ तौर पे महिलाओं का भी मानना है कि शिक्षित होना चाहिए उनका जनप्रतिनिधि जिनको वो चुनने आए हैं। और काफ़ी जज्बे के साथ महिलाएं और पुरुष जो हैं वो लंबी कतार में यहाँ खड़े हैं और अब आज वो कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, शिक्षित उम्मीदवार की तलाश करेंगे। गढ़हनी के 108 नंबर बूथ से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। और देखिए, शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के 10 पंचायतों में मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मत डाले जा रहे हैं। देखिए संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के अरेरी प्रखंड में 10 पंचायतों में चुनाव आज हो रहा है। लगभग जो अरेरी प्रखंड के 10 पंचायत है उसमें 150 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 83,000 लगभग मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। अभी हम रंका गांव में हैं जहां सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था है और मतदाता अपने उत्साह के साथ वोट करेंगे। अभी महिलाओं से बात करेंगे। कहाँ आए हैं वोट डालने के लिए? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। सब कोई प्रेशर दबाव किसी का नहीं, मन से वोट दे रहे हैं। हाँ। आप बताइए, वोट देने आए हैं? हाँ। कोई दिक्कत आप लोग को है? हाँ। आप बताइए, आप लोग बताइए, वोट देने आए हैं, कोई परेशानी? आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत? सब मर्जी से। तो मतदाताओं में आप उत्साह देख रहे हैं, गांव की सरकार बनाने के प्रति बिल्कुल सजग हैं और कोई दबाव किसी का नहीं है, बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अब बात करते हैं खगड़िया की, जहां नक्सल प्रभावित अलौली प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अलौली में 12 पंचायतों के 194 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। यहां पर दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। अलौली के मध्य विद्यालय रौन के आदर्श बूथ नंबर 206 का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। खगड़िया में आज सुबह 7 बजे से जो अलौली प्रखंड के 12 पंचायत हैं उसके 194 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। और ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये अलौली का बूथ नंबर 206 है, जहां पर कि ये मॉडल बूथ यहां पर बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि जो सुबह 7 बजे से ही यहां पर जो है सो वोटिंग जारी है। और भीड़ जो लंबी कतारें वो आप देख सकते हैं, तो मतदाताओं का जो उत्साह है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। हाँ सर, हम पहली बार वोट देने के लिए आए हैं। वोट देखिए, गांव में जो रोड नाला और विकास का काम करे वही सोच के वोट देंगे, जो सब चीज़ का अच्छा काम करे, विकास करे। जो विकास करेगा उसको चुनेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं चुनेगा। हाँ, जो पहले जीत के आयल चले वो विकास के नहीं चले? नहीं, हमरा के नहीं कल के हुआ। अच्छा। हाँ, हमरा के नहीं कल के तो हम केना कहबै? हाँ। अच्छा, आप जो सोचे छी कि मने आप जिस विकास करते? हाँ, जगह जीत देवे से। हाँ, अब जैसे मान लिया कि बिजली पानी का संकट है अभी, है ना, उसके बाद समझ लीजिए सड़क नाला का दिक्कत है, यही सब के लिए ये सोच रहे हैं ना कि जो जीतेगा, जिसको चुन दिएगा, पंचायत सरकार आपका होगा वो। हाँ, वो तो इसी के लिए तो मत देने के लिए आए हैं। किसी प्रकार का अच्छी मान लिया कि जैसे पंचायत स्तर पर कोई प्रतिनिधि बने जो कि अच्छा काम करे। तो खगड़िया का जो अलौली प्रखंड है, यहाँ पर 12 पंचायत में जो चुनाव हो रहे हैं 194 बूथों पर, यहाँ पर शाम 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि सुरक्षा काफ़ी व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतदान जारी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।
बिहार में भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अफसरों की संपत्ति निगरानी विभाग को भी चौंका रही है। रोहतास के भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता की संपत्ति पिछले दिनों निगरानी विभाग ने खंगाली थी। पटना, सासाराम और अररिया में हुई छापेमारी में भू अर्जन पदाधिकारी सह प्रभारी नगर आयुक्त की जो संपत्ति निकलकर सामने आई है, उससे निगरानी के अधिकारी भी हैरान हैं। दरअसल संपत्ति कागजों पर भले ही कम दिख रही हो, लेकिन उसका बाजार मूल्य 50 करोड़ के करीब तक पहुंच गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।